ठीक है, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी कहानी पूरे क्लास 11th की। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी सुना होगा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सबस्टेंसेस वगैरह कंबाइन हो जाते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपने रिएक्टेंट्स जो लिए होंगे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होती है किससे? प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से। वही फिर हम एक्सटेंड करते हैं डेफिनेशन को, फिर हम वहाँ पे बोलते हैं कि जो आपके केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, पुराने केमिकल बॉन्ड्स, वो ब्रेक होके कोई नया केमिकल बॉन्ड बन जाता है। आई होप इट्स क्लियर विद एवरीवन। बट वो जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, वो जब हो जाता है ना, लाइक प्रोडक्ट्स बनना, वो कोई नॉर्मल प्रोसेस तो नहीं है। इट फॉलो सम लॉज। क्लियर? और उन लॉज को क्या बोला जाता है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारे पास 4-5 लॉज है जो हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पे। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई विल जस्ट जॉट डाउन द लॉज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो सबको पता होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, ठीक है। अनदर वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी पढ़ा होगा, आई गेस सो। पढ़ा है या नहीं? दिस वन यू नो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन 9th में पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता दूंगा। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ, कोई है पता है किसी को? मल्टीपल प्रोपोर्शन। कोई जाके इंक ले आओ किसी और क्लास से, ऊपर होगा या वहां पे होगा ब्लैक इंक। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, दीज आर द लॉस। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ वॉल्यूम्स। थैंक यू। लॉ ऑफ वॉल्यूम्स। अनदर वन इज लास्ट वन, एवोगैड्रोस लॉ। इनके और भी नाम है, लाइक इसका है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, मैं वो आगे बताऊंगा जब मैं ये इंडिविजुअल लॉज डिस्कस करूंगा। अनदर वन इज एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, फाइन। इसमें से आप लोगों ने 2 पढ़े हैं, ब्रीफ डिस्कशन हुआ है क्लास 9th में, बट यहाँ पे आपको डिटेल डिस्कशन करना है अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग लिखो पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद ये लिखा, उसके बाद लिखो एक लाइन लिखो, व्हेन रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, when reactants combine to form products, it follows certain laws. It follows certain laws. It follows certain laws, full stop या comma. These laws are known as, these laws are known as laws of chemical combination. These laws are known as laws of chemical combination. Clear? ठीक है, तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा सिंपली एक स्टेटमेंट लिखा कि जब भी रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो क्या करते हैं? वो कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। अगर वो लॉज को फॉलो नहीं करेगा तो केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा। क्लियर? तो उन लॉज को हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लिखो, फर्स्ट लॉ को अंडरलाइन करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही सिंपल सा लॉ है, एवरीबॉडी मस्ट नो इट। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आज मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा दूंगा, आराम से समझा दूंगा। ठीक है, ये किसने दिया था? एनीवन हु नोज? एंटोइन लेवोसियर इन 1780s। ठीक है, आई विल राइट द 1780s एग्जैक्ट, लिखते नहीं है यार। ठीक है, 1789 कुछ ऐसा ही है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? आई विल डिक्टेट द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। इट स्टेट्स दैट in any chemical reaction, the total mass of reactants is always equal to the total mass of products. Is it clear? समझ आई बात? The total mass of reactants is always equal to the total mass of products, except for nuclear reactions. जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, आप लोग अभी मैं डिक्टेट करूंगा ये सारी चीजें। जब भी आप न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हो, वहां पे क्या होता है? आप लोगों ने शायद 10th में नहीं पढ़ा क्योंकि वो डिलीट हुआ है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। मास में जो न्यूक्लियस होता है ना आपका, उस न्यूक्लियस से आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट करवाते हो। ठीक है, तो वहां पे कुछ मास का वेरिएशन आ जाता है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है? टोटल मास इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स का मास इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर हम दूसरे टर्म्स में इसको डिफाइन करते हैं, लाइक अभी इसने बोला कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड
नॉर डिस्ट्रॉयड, मैं वो भी समझा दूंगा। क्लियर? यू प्लीज राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। ये लिखा, दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोन लिवोइयर। लिखो इसका स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट it states that during any physical or chemical reaction, it states that during any physical or chemical change, लिख सकते हो, during any physical or chemical change, comma, the total mass of reactants, the total mass of reactants remains equal to the total mass of products. The total mass of reactants remains equal to the total mass of products. In other words, next line में लिखो, in other words, second definition इसका, in other words, it states that, and this law states that, in other words, this law states that mass can neither be created nor destroyed. लिखा? लेवोजियर ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड पे किया था एक्सपेरिमेंट। क्लियर? मर्क्यूरिक ऑक्साइड पे, यू नो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला, इट्स HgO। ठीक है, यू कैन राइट HgO। उन्होंने जब इसको डिकम्पोज किया, वहां से प्रूव हो रहा था मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। क्लियर? पे अटेंशन हियर। इसका मास कितना लिया उन्होंने? 100 ग्राम्स। और भी क्लियर? फाइन। इसका कितना होगा? एनीवन? इट मस्ट बी 32। बाकी जो बचेगा वो ये होगा। कितना होगा ये? 100 माइनस 32 कर दो, 68। तो 68 ग्राम्स ये प्रोड्यूस हुआ था। क्लियर? लेवोजियर ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड पे एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने जब इसको डिकम्पोज किया, 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को डिकम्पोज किया, तो वहां पे क्या मिला इनको? 68 ग्राम्स ऑफ मर्क्यूरी एंड 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है? 100। और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है? 68 प्लस 32 विल बी 100। आर वी क्लियर? समझ आ रही है बात? दिस इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ में मैंने जो सेकंड स्टेटमेंट लिखवाया वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने इनिशियली कितना मास यूज किया? 100 ग्राम्स। आपने लिखा मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना निकला? क्या आपने कोई 1 ग्राम खुद से क्रिएट किया? क्या आपने कोई 1 ग्राम डिस्ट्रॉय किया? यहाँ पे डिस्ट्रॉय मतलब खत्म होना, 99 ग्राम्स। 1 ग्राम कहाँ गया हमें नहीं पता, बट ऐसा नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा होता है, एक्सेप्शन अभी लिखेंगे हम। ये बात समझ आई? आप लिखो, लेवोजियर showed that when mercuric oxide is heated when mercuric oxide is heated, it produces mercury and oxygen. It produces mercury and oxygen. ठीक है, उसके बाद लिखो दिस एग्जाम्पल। ये उसी का एक्सपेरिमेंट है, उसने कुछ और लिया था, वी आर डिस्कसिंग 100 ग्राम्स वगैरह। आप यहाँ पे जब लिखोगे उसके बाद यहाँ पे नीचे अलग से लिख सकते हो आप, डोंट ड्रॉ दिस सर्कल्स एंड ऑल। आप नीचे लिख सकते हो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, कितना है वो? 100 ग्राम्स। और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है? आपको टोटल मास काउंट करना है, नॉट इंडिविजुअल।
तो ये बन जाएगा 68 प्लस 32, वो हो जाएगा 100। ये 100 ही आता है ना, और हर जगह सतत रहेगी। हाँ, क्लियर। डन विद दिस, नाउ वी विल डू क्वेश्चंस। लेट मी चेक ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। वेरी गुड, ठीक है। देखो क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट on heating 10 gram of calcium carbonate on heating gives 4.4 gram gives 4.4 gram कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से रिपीट करना है, आप लिखो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड to give 4.4 gram carbon dioxide and x grams of calcium oxide and x grams of calcium oxide. Full stop. Apply law of conservation of mass. Apply law of conservation of mass to calculate the mass of calcium oxide. To calculate the mass of calcium oxide. किसी से छाप लो क्वेश्चन। To calculate the mass of calcium oxide. Will you be able to do it? It's very very easy. I don't think इसमें no बोलने की जरूरत पड़ेगी आपको, because it's very 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 easy question. अगर नहीं आता है किसी को प्लीज मुझे बता देना। आप इसको क्या कर रहे हो, हीट, सो आई कैन राइट डेल्टा, एवरीबडी नोज दिस, ठीक है। ये जब डिकम्पोज हो जाता है क्या प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का, स्लेकेट लाइम या लाइमस्टोन। दिस वन इज लाइमस्टोन, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्लियर है ना। वो बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेकेट लाइम। दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, यू नो, ठीक है फाइन। कितना मास लिया है इसका, 10 ग्राम्स, बढ़िया है। कितना ग्राम इसका प्रोड्यूस हो रहा है, x, कितने ग्राम्स इसके प्रोड्यूस हो रहे हैं, 4.4 ग्राम्स, क्लियर। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो तब जाके क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या बताएगा, वो बताएगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है, इट्स 100 ग्राम्स। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, x प्लस 4.4, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे x के लिए, इट विल बी 10 माइनस 4.4, वो कितना आएगा, 5.6 ग्राम्स, क्लियर। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना निकल रहा है वहाँ से, 5.6 ग्राम्स। क्या हमने कोई मास क्रिएट किया, नो सर। क्या हमने कोई मास डिस्ट्रॉय किया, नो सर, क्लियर। ये पूरा वही मास है, 10 ग्राम को ही आप ब्रेक करते हो तो आपको x कितना मिल जाता है, 5.6 ग्राम्स, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 4.4 ग्राम्स, क्लियर। कोई और क्वेश्चन करोगे, वन मोर क्वेश्चन, देन बाकी मैं इस पे सेंड कर दूंगा। लिखो एक क्वेश्चन, क्योंकि वो वर्डिंग चेंज करते हैं, क्वेश्चन चाहता थी बस वर्डिंग चेंज करते हैं। यू राइट द क्वेश्चन, व्हेन 8.4 ग्राम ऑफ when 8.4 gram of sodium bicarbonate, everybody knows the formula, आपको याद है फॉर्मूला, एक्सट्रीम राइट, आपको फॉर्मूला पता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। दो चीजें होती है, सोडियम कार्बोनेट एंड अदर वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, वेरी गुड। लिखो, when 8.4 gram of sodium bicarbonate is added to
20 ग्राम इथेनॉइक एसिड सोल्यूशन, 20 ग्राम इथेनॉइक एसिड सोल्यूशन, full stop. It is observed that 4.4 gram, it is observed that 4.4 gram carbon dioxide is released and a residue is left. 4.4 gram carbon dioxide is released and a residue is left. Full toss. Walaikum salam. Acha idhar samne. Full stop. Calculate the mass of residue. Calculate the mass of residue by applying law of conservation of mass. आपने लिखा क्वेश्चन, सॉल्व करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, केमिकल रिएक्शन लिखोगे इस क्वेश्चन का। क्या बता रहा है ये, CH3COOH किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaHCO3 के साथ। वेरी गुड। साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, इजंट इट, उसका मास गिवन है ना, प्लस हमें बाकी कुछ चाहिए ही नहीं, वी कैन राइट डायरेक्टली रेजिड्यू, क्योंकि आपको पूरे रेजिड्यू का मास बताना है ना। समझ आ रही है बात। कभी कभी ये ट्रिक्स लगानी होती है वहां पे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसका मास कितना है CH3COH का, एनीवन 20, सोडियम बाइकार्बोनेट का 8.4 ग्राम्स, कार्बन डाइऑक्साइड का 4.4। अब आप मुझे बताइए जो नया आया, इसका मास x है, क्लियर। कैन यू फाइंड द मास ऑफ दिस रेजिड्यू। ठीक है, हो गया किसी से सॉल्व। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब जितना आपने यहां से मास यूज किया होगा, आप जब रिएक्शन करोगे जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उन सब का मास मिला के रिएक्टेंट्स के मास के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करोगे, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स वो किसके बराबर है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स का मास कितना है, एक तो आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, तो 20 प्लस 8.4। ठीक है, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा, 4.4 प्लस x। क्लियर। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, कितना रहा है 24.4, मतलब मैं पूरा आंसर बोल रहा हूँ 24.24 ग्राम्स। ठीक है, आर वी डन विद दिस। बाकी क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगा इस पे, अभी ग्रुप नहीं बनाया आप लोगों का, नहीं, बट आज बनवा देंगे आपको ग्रुप। नेक्स्ट लॉ पे जाते हैं, सेकंड लॉ। मेक श्योर आप नोट साथ साथ बनाओ। सेकंड लॉ लिखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोडक्ट्स लिखता हूं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, इसका ड्रॉबैक लिखा नहीं हमने, न्यूक्लियर रिएक्शन वाला, या फिर लिखा किसी ने खुद से। देखो ये जो पहला वाला लॉ आपने लिखा ना, इसका लिमिटेशन कोई नहीं है, लाइक ये हमेशा एप्लीकेबल होता है, चाहे कहीं पे भी आप रिएक्शन करो, एक्सेप्ट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस में। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, आपका मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, E इज इक्वल mc स्क्वायर। डू यू नो दिस। इसमें मास ऑफ किस में कन्वर्ट करते हो, एनर्जी में। क्लियर, वी नीड टू राइट इट। आप लोग लिखो कहीं पे, आई डोंट नो कहाँ पे, बट इसको जगह बना के लिखो। लिखो इसमें एक्सेप्शन लिख सकते हो या नोट लिख सकते हो, नोट। न्यूक्लियर रिएक्शंस डू नॉट ओबे, यह है उस फर्स्ट वाले लॉ के लिए, नॉट फॉर दिस सेकंड लॉ। न्यूक्लियर रिएक्शंस डू नॉट ओबे law of conservation of mass. Nuclear reactions do not obey law of conservation of mass. Walaikum salam, आइए, make yourself comfortable. Nuclear reactions do not obey law of conservation of mass because in these reactions
some mass is converted into, because in these reactions some mass is converted into energy according to E is equal to mc square, according to E is equal to mc square. Clear? You know the meaning of these terms. E क्या है, m क्या है, c क्या है? ये आइंस्टाइन ने दी थी, इसको बोलते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस, जहाँ पे आप मास को कन्वर्ट करते हो किसमें, एनर्जी में. क्लियर? ठीक है. अकॉर्डिंग टू E is equal to mc square. आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है. तो फर्स्ट लॉ हमने अभी तक पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच स्टेट्स दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. अब ये जो लास्ट पॉइंट हम लिखवा रहे थे, इसमें हम ये बोल रहे थे कि कुछ मास, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी है, नॉर्मली जो भी आप रिएक्शंस करोगे ना अर्थ पे, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अलावा, उन सब में क्या होता है, जितना भी आप मास रिएक्टेंट्स का लोगे, प्रोडक्ट्स जितने भी आपके बनेंगे, उन सब का मास रिएक्टेंट्स के मास के बराबर होगा. सपोज आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लोगे, इसको आप डिकम्पोज करोगे, एंड यू नो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और इसका मास डेफिनेटली 44 ग्राम्स होगा और इसका 56 ग्राम्स होगा. क्लियर? अगर आप 100 ग्राम यूज करोगे. इज इट क्लियर? तो चेक करो, यहाँ पे 100 ग्राम रिएक्टेंट का, ये आपका रिएक्टेंट है ना, इसका मास कितना है 100 ग्राम्स, प्रोडक्ट्स का मास कितना है 56 प्लस 44 इज 100 ग्राम्स. तो दोनों साइड से मास इक्वल आ रहा है. यही बताता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है. क्लियर? हमेशा क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. एक और डेफिनेशन आप लोगों ने सुना होगा, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. दिस इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. 100 ग्राम लिया, प्रोडक्ट्स का मास 100 ग्राम है. क्या आपने कोई मास क्रिएट किया? क्रिएट ये तब होता जब ये 101 ग्राम आता, या डिस्ट्रॉय तब होता जब ये 99 ग्राम आता. बट ये 100 आ रहा है, दैट मीन्स एक्जैक्टली उतना ही मास है जितना आपने रिएक्टेंट्स में यूज किया, उतना ही प्रोडक्ट्स में है. इज इट क्लियर? डन? ठीक है, फाइन. उसके बाद हम सेकंड लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखो, ये किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय J.L. Proust. जोसेफ प्राउस्ट लिखते हैं, J.L. Proust in 1799. It was given by J.L. Proust. J.L. Proust in 1799. Let me explain this law. It's very, very, very simple. Clear? किसी को याद है, किसी ने पढ़ा है आज तक ये वाला लॉ? Anyone? ठीक है, एक ही बार में सुन लेना, उसके बाद कभी भूलना नहीं. ठीक है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है कि एक कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है ना. कंपाउंड आप कहीं से भी लाओ, बट एक ही कंपाउंड होना चाहिए. लाइक उसी कंपाउंड की बात कर रहे हो. लाइक वाटर है, आप वाटर वेल से ले आओ, समंदर से ले आओ, फिर आप ये ग्लास ये ना टैप से ले आओ, कहीं से भी पानी ले आओ, वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, H2. क्या ये कभी चेंज होता है? नहीं. क्लियर? दो चीजें हैं इसमें आप इंपॉर्टेंट, कि एक कंपाउंड का सोर्स कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी रिएक्शन से बन सकता है, बट उसका फॉर्मूला हमेशा सेम होगा. फॉर्मूला सेम होने का मतलब क्या होगा, उसमें जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे. यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा. इनका जो कंबाइनिंग रेशियो होगा ना, वो हमेशा फिक्स्ड होगा. यहाँ पे कौन सा कंबाइनिंग रेशियो होता है, 1:8. यू नो दिस, इफ यू डोंट नो आई विल एक्सप्लेन इट. वाटर का आपको ये रेशियो बताना है, इसको बोलते हैं रेशियो बाय मास, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही बताता है कि ये रेशियो जो होगा ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा. कैसे पता है हमें? अगर आप हाइड्रोजन का मास देखोगे कितना होता है, एनीवन? आप बताओ. नहीं पता? इट्स 1. क्लियर है ना? हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1. अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको 2. H2 ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16. इसका एटॉमिक नंबर 8 है, डबल कर दो 16 आ जाएगा. ऑलमोस्ट डबल ही करना होता है, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन और एक्सेप्ट फॉर फ्यू एलिमेंट्स. फाइन. तो ये बन जाएगा 2:16. इसका सिंपल रेशियो बनाओ, 2 1s 2 8s, तो ये बन जाएगा 1:8. क्लियर? वही मैंने यहाँ पे लिखा. तो जब भी वाटर को बनना होगा, उसमें ये दो एलिमेंट्स हमेशा होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्लस ये हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे, और वो जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड रेशियो होगा बाय मास. क्लियर है ना? दैट मींस अगर आप 10 ग्राम्स लोगे हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए, 80 ग्राम्स. क्लियर? तभी जाके रेशियो आपका फिक्स्ड रहेगा. कैसे? 10 1s 10 8s, क्योंकि आपको ये रेशियो फिक्स्ड होना चाहिए ना. क्लियर? अगर ये रेशियो चेंज हुआ, तब जाके क्या आप डिड्यूस करोगे उस प्रॉपर्टी से. अगर ये रेशियो कुछ और आया, सपोज यहाँ पे 1:8 नहीं आ रहा है, तब जाके आप बोलोगे ये वाटर कंपाउंड नहीं है, ये कोई और कंपाउंड है.
क्योंकि वाटर के लिए आपका रेशो फिक्स्ड होना चाहिए 1:8 किसका, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का मास जो होगा वो हमेशा 1:8 होगा। आप गटर से पानी ले आओ, उसको साफ करो, पानी वाटर से एक्सट्रैक्ट करो, इट विल बी H2O। आप वेल से ले आओ, वो जो मैंने कल परसों बोला था डेड सी से पानी ले आओ, सॉल्ट रिमूव करो, अगेन H2O होगा। समंदर से पानी ले आओ, लाइक डीप सी से पानी ले आओ, हमेशा क्या होगा उसका फॉर्मूला H2O। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो हमेशा कंबाइन हुए होंगे इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। सेम गोज विद कार्बन डाइऑक्साइड। प्लास्टिक बर्न करूं, ये ब्लैंकेट बर्न करूं, ये डस्टर बर्न करूं, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। क्लियर है ना? कार्बन डाइऑक्साइड जब भी रिलीज होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड होगा, CO2। क्या कभी किसी ने बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO3 है या CO है? CO इज समथिंग डिफरेंट, वो कोई और कंपाउंड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से आप ले आओ, उसमें हमेशा दो एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन। और ये कार्बन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं। हमने वो पढ़ा है 3:4 कुछ। लेट्स कैलकुलेट। कार्बन का मास कितना होता है, इट्स 12, ठीक है ना? यू मस्ट नो दिस। इसका C612 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका ये मास है 12। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 816, इसका एटॉमिक नंबर है 8 और इसका एटॉमिक मास है 16। तो यहाँ पे 2 है, इट विल बी 2 into 16, तो इट विल बी 12:32। कैंसिलेशन करोगे 4 से, 4 3s 4 8s, तो 3:8 आ रहा है इसका रेशो। मैंने 3:4 बोला था, सॉरी फॉर दैट। 3:8, दैट मीन्स 3 पार्ट्स हमेशा। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा उसमें से 3 पार्ट्स किसके होंगे, कार्बन के, 8 पार्ट्स किसके होंगे, ऑक्सीजन के। आर वी क्लियर? डन? ठीक है। तो नो मैटर द सोर्स ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम, दे विल ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इज द स्टेटमेंट क्लियर? एक बार फिर से मैं बोलता हूं, a compound obtained from any source, they always combine using the same elements in a fixed proportion by mass. Write down the statement. It states that a chemical compound a chemical compound always contains a chemical compound always contains the same elements always contains the same elements combined together combined together combined together in a fixed proportion by mass. Combined together in a fixed proportion by mass. Combined together in a fixed proportion by mass. मैं पहले आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है? बट प्राउस्ट ने कौन सा एग्जाम्पल लिया था वो भी हम लिखेंगे लास्ट पे। आप लिखो, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में लिख सकते हो इसका फॉर्मूला CO2, obtained from any source, obtained from any source, always contains carbon dioxide obtained from any source always contains two elements, always contains two elements, always contains two elements, carbon and oxygen, always contains two elements, carbon and oxygen, combined together in a fixed ratio of in a fixed ratio of in a fixed ratio of 3:8, like this, 3:8 by mass, 3:8 by mass. देन उसके बाद आप ये ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप अलग से लिख सकते हो, लाइक दिस, हैव अ लुक। कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस, कार्बन इज टू ऑक्सीजन का मास, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं ऐसे। तो 3:8 आपका फाइनल रेशो आ रहा है, ये वाला लिख लो, दिस मच बेटर, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। दिस वन यू कैन राइट।
और साथ में साइड में ये भी लिख के रखा करो, एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक मास। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल का बोला था, वो याद कर लेना। आर वी क्लियर विद दिस? फाइन। आप लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, प्राउस्ट वर्कड विद, ये सेकंड एग्जांपल है इसका, बट ये प्राउस्ट का वो एक्सपेरिमेंट है। प्राउस्ट वर्कड विद 2 samples of cupric carbonate. 2 samples of cupric carbonate. One was 2 samples with samples of cupric carbonate. One was natural sample. One was natural sample. And other was synthetic one. Other was synthetic one. फाइन, देखो उसने क्या किया। उसने जब भी इसको ये एक्सपेरिमेंट किया ना, मान लो ये आपका नेचुरल सैंपल है, cupric carbonate, you know, percentage of copper, percentage of, प्लीज पहले समझो, percentage of carbon, another one is percentage of oxygen. Clear? Fine, pay attention. Next है synthetic one. Synthetic मतलब जो labs में आप बनाते हो, synthetic sample किसका? ये cupric carbonate का। You must know cupric carbonate क्या है? CuCO3. ये write separately CuCO3. Fine. तो जब भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये कुछ 53% आ रहा था। मैं रफली नंबर्स लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ये 10 आ रहा था, बाकी कितना बचा? इट्स 39 आई गेस, सॉरी 51, 39, ठीक है। 51 प्लस 9 हो गया 60, 60 30 90 100, ठीक है। और जब उन्होंने सिंथेटिक सैंपल में चेक किया, परसेंटेज ऑफ कॉपर वो भी 51% आ रहा था, 10% कार्बन और 39% ऑक्सीजन। क्लियर? आप चेक करो, नेचुरल सैंपल में भी वही एटम्स है, कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, और सिंथेटिक सैंपल में भी कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन है। क्लियर? बट उनका रेशो जो है, वो कंबाइनिंग रेशो वो हमेशा सेम है, 51 10 और 39, 51 10 और 39। हमने अभी 2 का किया था, लाइक आपने कार्बन डाइऑक्साइड में 2 का रेशो लिया। बट अगर आप यही रेशो लेते ना C6H12O6 में, यहाँ पे भी डिफरेंट आता, 6 × 12 is to 12 × 1 is to 6 × कितना होता है इसका? 16। क्लियर? जब आप इसको सॉल्व करोगे, 6 10 60, 6 2 is 12, 72 is to 12, 6 10 60, 6 6 36, 96। क्लियर? तो 4 से कैंसिल करोगे, 4 3 is 12, 4 2 is 8, 4 4 16, तो ये बन जाएगा 4 1 4, 4 8 32। उसके बाद 3 से 3 1, 3 6 is 18, 3 8 24, तो ये बन जाता है 6 is to 1 is to 8। किस केस में? इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज के केस में जब कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जब रेशो लिया जाता है, वो कितना आता है? हमेशा 6 is to 1 is to 8, और ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा इसके लिए। क्लियर? तो 3 का रेशो भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंपाउंड कौन सा है। यहाँ पे इस केस में उन्होंने कौन सा लिया था? क्यूप्रिक कार्बोनेट। इसमें कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज जब चेक किया गया, वो कितना आ रहा था? 51 10 और 39। नेक्स्ट सैंपल जो था 51 10 और 39, ये सिमिलर आ रहा था रेशो। क्लियर? तो इस बेसिस पे उन्होंने फिर ये लॉ बताया कि जब भी आप एक केमिकल कंपाउंड बनाओगे, किसी भी सोर्स से आप ले आओ, उसमें हमेशा वही एलिमेंट्स होंगे, और वो जब कंबाइन होंगे, वो एक फिक्स्ड रेशो क्रिएट करेंगे बाय देयर मास। आर वी क्लियर? ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन। अगर टाइम मिला तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज टुमारो। लिखो इसके क्वेश्चंस अब कैसे आते हैं, वो आपको लिखना है। लिखो, कॉपर ऑक्साइड was prepared by copper oxide was prepared by two different methods. Let's do one thing, we'll shorten the question, इतना लंबा नहीं करेंगे इसको। ये एग्जांपल समझ आया? दिस वन, एनीवन जिसको डाउट है? लेट मी मेक शॉर्टर दिस क्वेश्चन। आपने लिखा कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम 2 डिफरेंट मेथड्स। मैं वो दोनों मेथड्स आपको बताऊंगा। सपोज मेथड वन में क्या देखा गया कि जो आपका मेटल है, मेटल का मास है, इट इज 1.75 ग्राम्स। मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, दैट्स वाई। और ऑक्साइड का जो मास है वो है 2.19 ग्राम्स। ठीक है, एक और है सेकंड केस आपका, मेथड 2,
जहां पे आप क्या बना रहे हो, कॉपर ऑक्साइड। मेथड टू, मेथड टू में आप क्या कर रहे हो, मेटल का जो मास है वो है 1.14 ग्राम्स, और जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मास है 1.43 ग्राम्स। अब आपको इसमें क्या करना है, यू हैव टू प्रूव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आपने लिखा कि कॉपर ऑक्साइड, लाइक दिस कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को जब आप बना रहे हो तो आप दो मेथड से बना रहे हो। एक में क्या है, मेटल का मास कितना है 1.75, और ऑक्साइड का मास कितना है 2.19 ग्राम्स। नेक्स्ट मेथड है आपका जिसमें आप क्या कर रहे हो, मेटल का मास कितना है 1.14 और ऑक्साइड का मास कितना है 1.43। क्लियर। अब इसमें से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। दिस मेटल मींस, मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं ये, दिस मेटल मींस मास ऑफ कॉपर। क्लियर है ना, यू नो दिस मास ऑफ कॉपर कितना है, उसका मास इट इज 1.75 ग्राम्स। एंड ये ऑक्साइड क्या है, इट इज मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कैन यू फील द डिफरेंस? ये आपका कंपाउंड है और ये एलिमेंट है। क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं आपको मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखोगे आप? इट इज 2.19 माइनस 1.75। इज इट क्लियर? कॉपर ऑक्साइड था ना, ऑक्सीजन का मास कितना है हमें नहीं पता, बट मेटल का मास हमें अलग से पता है कितना है 1.75। पूरे सैंपल का मास कितना है 2.19। देन डेफिनेटली यू कैन फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि पूरे सैंपल का मास है 2.19, कॉपर का अलग से 1.75, जो रिमेनिंग होगा वो किसका होगा, ऑक्सीजन का। बताओ कितना है, 9 - 5 4 कहानी 7 ग्राम्स। इज इट क्लियर? समझ आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी वही कॉपर का मास कितना होगा, इट इज 1.14 ग्राम्स। कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है, इट इज 1.43 ग्राम्स। नेक्स्ट ऑक्सीजन का मास कितना है, इट इज 1.43 माइनस 1.14, 9 0.29। आर वी क्लियर? समझ आ रही है बात? फाइन। क्या कुछ रिजेम्बलेंस लग रहा है यहाँ पे? क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है? पहला पार्ट तो सही है, इसमें भी मेटल है, इसमें भी कॉपर है और ऑक्साइड है, इसमें भी कॉपर है और ऑक्सीजन है। बट जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या बोला था मैंने, इनका कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। क्लियर है ना। अगर आप यहाँ पे रेशियो चेक करोगे 1.75:0.44, और उसका चेक करोगे उसका कितना है 1.14:0.29। क्लियर? क्या ये दोनों सेम है? एनीवन? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप परसेंटेज फाइंड करोगे। चेक करो मास परसेंटेज ऑफ कॉपर। यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट। मास परसेंटेज ऑफ कॉपर। मास परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, किसी एक का पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द होल। लाइक जब आप बोलते हो हमें 70% मार्क्स है मैथ्स में, व्हाट डज दैट मीन, आपको 70 मार्क्स है आउट ऑफ 100 फॉर द मैथ्स। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड। दैट मीन्स कॉपर का जो मास है, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। एक का मास विद रिस्पेक्ट टू द टोटल। क्लियर? तो मास ऑफ कॉपर कितना है आपका 1.75, टोटल कितना है कॉपर ऑक्साइड का 0. टोटल कितना है, सॉरी 2.19 इंटू 100। बताओ जल्दी से इसका आंसर। आई डोंट नो, इट विल टेक टाइम। हाँ, वेरी गुड, 79.9%। यही है करेक्ट। फाइन, यहां पे भी सेम कर लो, मास परसेंटेज ऑफ कॉपर। ये समझ आ रहा है? फिर से मैं एक बार क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रूव करना है। तो उसके लिए आपने बोला कि इसमें भी कॉपर है और इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी कॉपर है, इसमें भी ऑक्सीजन है, बट आपको वो रेशियो फिक्स करना है ना दोनों में, मतलब इसका रेशियो इस जो इसका रेशियो वो सेम आना चाहिए। सेम गोज विद दिस, इसका रेशियो विद ऑक्सीजन वो इसके साथ सिमिलर होना चाहिए। चेक कर लो यहाँ पे मास ऑफ कॉपर कितना है, वो 1.14 डिवाइडेड में क्या लिखूं मैं, टोटल मास कितना है कॉपर ऑक्साइड का 1.43 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है, इट मस्ट बी 79, इट मस्ट बी 79। क्लियर है ना। फाइन,
थोड़ा सा चेंज आ रहा है, इट विल बी अगेन कैलकुलेशन का प्रॉब्लम, अदरवाइज रेशो आप ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, सिमिलर टू 80, इसको मैं लिख सकता हूँ सिमिलर टू 80। क्लियर है ना? तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे फर्स्ट मेथड में, कितना होगा ऑक्सीजन का मास परसेंटेज? 100 माइनस 80 सिंपली, तो वो 20% आएगा। वहां पे कितना होगा? 20। क्लियर? तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी 100 माइनस 80, 20%। तो यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है? प्लीज हैव अ लुक। कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है? 80:20। और यहाँ पे क्या आ रहा है? 80:20। रेशियो फिक्स हुआ। इज इट क्लियर? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से प्रूव किया। ऐसे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली बोर्ड्स में भी आते हैं और एंट्रेंस की तो बात ही नहीं है। आर वी क्लियर? डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट दे विल चेंज द कंपाउंड। लिखो ये जल्दी से, यहाँ तक ये क्वेश्चन है। आपको फिर यहाँ पे लिखना है इसके बाद, शो दिस डेटा प्रूव्स, शो दिस डेटा प्रूव्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, एक और नाम है इसका, कभी कभी मत कंफ्यूज हो जाओगे आप। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, कभी हम लिखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन, कंफ्यूज मत हो जाओगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। कभी कभी इसको बोला जाता है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन। मेक श्योर यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म्स, लाइक कभी लिखा होगा लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। क्लियर है ना? कांस्टेंट या फिक्स्ड एक ही बात है। बट मुझे बताओ, ये समझ आया सबको? हमने रेशियो लास्ट में हमें फिक्स कर देना था दोनों केसेस में। यहाँ पे भी 80:20 आ रहा है कॉपर विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 80:20 आ रहा है कॉपर विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ये हमने कैसे किया? हमने मास परसेंटेज यहाँ पे लिया। क्लियर? तो मास परसेंटेज से आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है।